हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पर। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको एग्रीकल्चर के बारे में, क्या सीन था एग्रीकल्चर का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के पहले एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी वो डिस्कस किया गया था। इस वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं कि एग्रीकल्चर के अलावा भी कुछ सेक्टर्स थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फॉरेन ट्रेड और भी कुछ हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति क्या थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे जो पुराना हमारा जो ट्रेडिशनल जो हमारा ट्रेड रहा है या इंडस्ट्री रही है, वो हमारी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री रही है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जैसा कि मैंने बताया था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का वर्ल्ड मार्केट पे 70% कवरेज था इंडिया का। इंडिया यानी वर्ल्ड वाइड इतना पॉपुलर था इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कि दुनिया भर के मार्केट में बूम मचा देती। तो लेकिन इनके आने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या हुआ कि इन चीज़ों को धीरे धीरे खत्म किया गया और उसको टू फोल्ड में खत्म किया गया। धीरे धीरे क्या हुआ, सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी उस इंडस्ट्री को इन लोगों ने डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। डी इंडस्ट्रियलाइज क्यों कर दिया? क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि हम इतने समृद्ध थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी इतनी अच्छी चलती थी कि उसमें बहुत से लोग खुश थे। जिन जो भी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे वो खुश थे। तो उनको अंग्रेजों को क्या करना था, शोषण करना था, यहाँ पे हुकूमत चलानी थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइज किया, हमारी ट्रेडिशनल जो व्यवस्था थी इंडस्ट्री की उसको ख़त्म किया। और उसको ख़त्म करने के लिए उनकी टू फोल्ड पॉलिसी थी। टू फोल्ड पॉलिसी में क्या था, पहले टू फोल्ड इसलिए कहा जाता था कि दोहरी उनकी ऐसी नीति थी कि एक तो यहाँ से रिसोर्सेज जाएँ उनके ब्रिटेन में, रिसोर्सेज यानी रॉ मटेरियल्स यहाँ से जाएँ और उनके यहाँ से वो जो फिनिश गुड्स आते हैं उसके लिए इंडिया में एक बड़ा मार्केट सेट हो जाए। तो जब तक इसको जो पुराना जो ट्रेडिशनल हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जब तक उसको ख़त्म ना किया जाए तब तक ये चीज़ पॉसिबल थी नहीं। तो ऐसे करके धीरे धीरे उन्होंने सिस्टमेटिकली इसको ख़त्म किया। और सिस्टमेटिक कैसे ख़त्म किया उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। देन डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने कैसे धीरे धीरे ख़त्म किया, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, उसके लिए उनकी दोहरी नीति थी। एक तो ये कि जो यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट भी कहाँ होता था, एक्सपोर्ट में क्या होता था, रॉ मटेरियल्स, कॉटन, जूट, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी। उस पर इन्होंने टैरिफ फ्री कर दिया था। टैरिफ फ्री होने से क्या हुआ था कि यहाँ से वर्ल्ड मार्केट में जो ये महंगी मिलती थी, खासतौर से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था उसको उन्होंने पहले कैसे बर्बाद किया कि उसको उस पर ज़्यादा टैक्स लिवाई करते थे। ज़्यादा टैक्स होने से क्या हुआ कि मार्केट में महंगा मिलने लगा। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे हैवी टैक्स लगाते थे और जो रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे उस पर टैक्स कम कर देते थे। तो ये इनकी दोहरी नीति थी। इससे क्या हुआ कि कॉटन तो यहाँ से जाता ही था, उनके लिए रॉ मटेरियल का काम करता था, बट हमारी जो हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट थे वो महंगे जाते थे मार्केट में, उस पर क्योंकि टैक्स ये हैवी लगाते थे। और ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स लेके आते थे उस पर टैक्सेस जो थे वो बिल्कुल टैक्स फ्री कर देते थे या टैक्स कम कर देते थे। तो उससे क्या हुआ कि इंडिया में उनके जो प्रोडक्ट्स आते थे वो सस्ते मिलते थे। जब सस्ते मिलते थे तो लोग अपने भाई का भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते थे, अपने पड़ोसी का भी नहीं खरीदते थे, क्योंकि उनको सस्ता चाहिए। और मशीन मेड होने के नाते वो फिनिश्ड भी होती थी, फर्निश्ड भी होती थी, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता था। तो ऐसे करके धीरे धीरे जो है था वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अब आते हैं ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अगर हम मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पे बहुत रेयर रेयर में थे, बहुत कम। जैसे 1907 में टिस्को की स्थापना हुई, टिस्को भी। और कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ और भी इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, जैसे सीमेंट वगैरह और भी कुछ इंडस्ट्री जिसमें कि उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में था। बट कह सकते हैं कि इतना अप्रोप्रिएट नहीं था, बिल्कुल ब्लीक ग्रोथ था मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पे। तो ये रहा इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। नाउ अब स्टार्ट करते हैं फॉरेन ट्रेड। अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें, फॉरेन ट्रेड का मतलब कि एक देश से दूसरे देश का लेना देना। चूंकि हम कॉलोनियल रूल में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर हुकूमत करती थी, तो कॉलोनियल रूल में क्या होता था कि
जो ट्रेड था वो ट्रेड सरप्लस में तो था। सरप्लस में होने का मतलब क्या, एक्सपोर्ट वाज ग्रेटर देन इंपोर्ट। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करते थे, वो रॉ मटेरियल्स हुआ करते थे। उसका फ़ायदा किसको मिलता था, ब्रिटिश को मिलता था, क्योंकि यहाँ से जिस देश से रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट हो, आप सोचो कि उस देश की क्या हाल होगी। तो इस देश से एक्सपोर्ट तो होता था, लेकिन एक्सपोर्ट क्या होता था, रॉ मटेरियल जाता था, राइट। तो ये सरप्लस ट्रेड था। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली इसलिए कि पूरे ट्रेड का, पूरे फॉरेन ट्रेड का 50% जो ट्रेड था वो खाली सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से था। बाकी जो थे वो श्रीलंका, चाइना और भी कंट्रीज से थे, ईरान जैसे देशों से थे। लेकिन 50% जो था वो ट्रेड किसके साथ था, इनका फिनिश्ड गुड्स यहाँ से वहाँ से लाना और रॉ मटेरियल्स यहाँ से लेके जाना, यानी ब्रिटिश ब्रिटेन से हुआ करता था। तो कह सकते थे कि पूरा ट्रेड पे मोनोपोली इनका एकाधिकार हुआ करता था। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये मैं बता चुका हूँ। क्योंकि देखा जाए तो एक्सपोर्टर की रॉ मटेरियल थे, जो रॉ मटेरियल जितने होते थे वो नेट एक्सपोर्ट करते थे। नेट अगर एक्सपोर्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हम नेट निकालें तो देखिए, अगर एक एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ था, एक्सपोर्ट ज़्यादा था, लेकिन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट हुआ करता था, ये रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था और फिनिश गुड्स वहाँ से आता था। सो दैट इज अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन फॉरेन ट्रेड। अगले में, तो अगला है पॉइंट डेमोग्राफिक प्रोफाइल का। हाउ वाज द कंडीशन ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल। बेसिकली डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होती है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब किसी भी व्यक्ति का, उसके ओवरऑल जो बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, उसकी इनकम कितनी है, इन सारे सेगमेंट पे, इन सारे क्राइटेरिया पे अगर आप किसी को क्लासीफाई करो तो दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिकली सेगमेंटाइजेशन, राइट। तो डेमोग्राफी कैसी थी उस टाइम पे, बर्थ रेट और डेथ रेट सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें कोई पॉइंट इनमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल में है तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्या कंडीशन था, बर्थ रेट जो था वो 48/1000, यानी हर 1000 लोगों पे बर्थ रेट, यानी 48 लोग पैदा हुआ करते थे। बर्थ रेट इतनी हाई थी, 48 थी। और डेथ रेट की अगर हम बात करें तो डेथ रेट भी है कितना, 40/1000, दैट इज द डेथ रेट। अगर डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट भी कम नहीं था, काफ़ी ज़्यादा था। और इसके कारण भी कई कारण थे, क्योंकि उसमें लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो ज़्यादातर लोग मर जाया करते थे, ठीक है। तो ये है डेथ रेट। अब आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर बात करें, इन्फेंट कौन लोग होते हैं, 0 से 1 साल के बच्चे, जिनको हम इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई हुआ करती थी उस टाइम पे, यानी देखा जाए तो हर साल 218 बच्चे जो थे वो, उनकी डेथ हो जाती थी। और 0 से 1 साल के बीच में इतने लोगों की डेथ हो जाया करती थी, राइट। अगर पर थाउजेंड, 218 जो थी वो पर थाउजेंड, यानी 1000 में से देखा जाए तो 218 बच्चे 1 साल के अंदर वाले ही बच्चे बन जाया करते थे। और जो अब घट के, अब सुधार होके हुआ है 33, राइट। तो उसके कंपैरिजन में अगर आज की बात करें तो ये बहुत सुधार आया है हेल्थ में, फैसिलिटीज़ में, हेल्थ फैसिलिटी में अच्छा खासा सुधार आया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लोगों का जो लोगों की आयु होती थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो बहुत कम हुआ करती थी। जिसमें कि सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी था कि ज़्यादातर बच्चे तो, हर पाँचवा बच्चा तो तकरीबन हर पाँचवा बच्चा 1 साल के अंदर का ही बच्चा मर जाया करता था। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 32/1000 थी, जो अब बढ़ के अच्छी खासी हो गई है 69 ईयर्स। अगर देखा जाए तो 32 साल लोगों की आयु हुआ करती थी, जो अब जो हो गई है वो 69 हो गई है। नाउ कमिंग टू लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर की अगर बात करें तो वो मात्र 16% थी, और आज के डेट में आप सबको पता होगा कि ये काफ़ी अच्छा सुधार आया है, 77-78% लिटरेसी रेट हो चुकी है। केरल जैसे राज्य में तो करीब करीब 100% जा रहा है, ठीक है। तो ये लिटरेसी रेट का कंडीशन था पूरे इंडिया में। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये 16%, यानी हर 100 लोगों में से सिर्फ, और वो भी कैसे, वो भी क्या क्राइटेरिया रखा था, दोज हु कैन राइट, दोज हु कैन
रीड दोज हु कैन स्पीक। ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 16 थी, हर 100 लोगों में 16 लोग लिटरेट थे, जिनमें से कि महिलाओं की तो और बुरी स्थिति थी। आउट ऑफ 17 7%, आउट ऑफ 16 7% वर वुमेन लिटरेसी रेट। वुमेन लिटरेसी रेट की जो दर थी वो बहुत कम थी, इनमें से 7% थी। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब आते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन का मतलब लोगों का रोजगार जो था, लोग किस चीज़ में एंगेज हुआ करते थे, जॉब कहाँ थी, जॉब किस में करते थे वो। ऑक्यूपेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में लोग एंगेज थे, 72.7% लोग थे तकरीबन, मैंने बताया था 72%। तो 72% से भी थोड़ा सा ज़्यादा, 72.7% पीपल वर एंगेज विथ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर। जबकि देखा जाए तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस और यूके वगैरह जैसे कंट्रीज, वहाँ पे बहुत कम लोग एग्रीकल्चर में हुआ करते थे। अप्रॉक्सीमेटली 10%, 10% से लेके 15% लोग एग्रीकल्चर में थे। ज़्यादातर लोग इंडस्ट्रीज में थे, सर्विस सेक्टर में थे। बट इंडिया जैसी कंट्री में ज़्यादातर लोग किस में थे, 72% से भी ज़्यादा लोग किस में एंगेज थे, एग्रीकल्चर में थे। तो दैट वॉज द साइन ऑफ बैकवर्डनेस। नाउ इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले जो था, वो 9% लोग इंडस्ट्रीज में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते थे, 9%। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतने कम लोग थे, ऑक्यूपेशन इतना कम था, इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, एग्रीकल्चर में एंगेज थे। और यही बैकवर्डनेस का साइन भी है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ना हो वो बैकवर्ड कहा जाएगा। और इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। देखा जाए तो ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन का मतलब कि एक फेज से दूसरे फेज में स्विचिंग। एग्रीकल्चर से ऑल ऑफ अ सडन या बिना डेवलप किए, एग्रीकल्चर को बिना डेवलप किए हम इंडस्ट्रीज में स्विच कर गए। इंडस्ट्रीज में जो ट्रांजिशन आया है वो अगर देखा जाए आज के डेट में, तो ज़्यादातर हमारे एग्रीकल्चर इतने डेवलप्ड नहीं है जितना होना चाहिए। और भी कंट्री से अगर कंपेयर करें तो उतना अच्छा बदलाव नहीं आया है। ठीक है, तो इनसिग्निफिकेंट था। सिग्निफिकेंट तब हम कहते हैं जब ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर को हमने डेवलप किया, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के बाद हम इंडस्ट्री में स्विच करके आए। बट एग्रीकल्चर वैसे ही बर्बाद हो गया। ढेर सारे हमने पॉलिसीज लाई कंट्री जब आज़ाद हुई उसके बाद भी, लेकिन उतना अच्छा इंडस्ट्री शुरुआत में जितना हमें चाहिए था उतना इंडस्ट्रियल ग्रोथ खासतौर से एग्रीकल्चर में नहीं हो पाया। और इंडस्ट्री में वही लोग स्विच करके गए जो कि एग्रीकल्चर में थे। एग्रीकल्चर को बिना ठीक से तब्दीली लाए, डेवलप किए, वो चले गए सर्विस सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, वो सारी सुविधाएं जो कि एक किसी भी इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए। जैसे अगर हमें बिजनेस करना है तो ये रोड ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए, पावर अच्छा चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सीन था उस टाइम पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे एक अंग्रेजों का दिया हुआ, हालांकि उन्होंने अपने बिजनेस के लिए, अपने ट्रांसपोर्टेशन को और अच्छा करने के लिए रेलवे बनाया था। तो रेलवे रेलवे देखा जाए तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टोटल जो था वो 50 करीब करीब 55,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक उन्होंने दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये डिवाइडेशन के बाद, पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान में चला गया वो 11,000 किलोमीटर पाकिस्तान में चला गया, और जो बचता है 44,000 वो इंडिया में, 44,000 जो था वो किलोमीटर वो इंडिया को रेलवे ट्रैक मिलता है। पोर्ट्स की बात करें तो कुछ पोर्ट्स भी थे समुद्र के किनारे, उड़ीसा में, कोलकाता में और मद्रास में। ये कुछ पोर्ट्स थे मुंबई में जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाए गए थे। अगर हम बात करें पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स की बात करें तो कम्युनिकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए जो उन्होंने सुविधा दी थी वो पोस्टल और टेलीग्राफ सिस्टम दिया था। इजीली कोई भी कम्युनिकेशन कहीं पहुंचाना हो तो उनके द्वारा ये सब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में दिया गया था। रोड की बात करें तो रोड को भी इन्होंने ठीक किया था ट्रांसपोर्टेशन को सही करने के लिए, सो दैट दे कुड ईजिली कैरी आउट द बिजनेस। ये रहे इंफ्रास्ट्रक्चर।
अगर हम बात करें कुछ पॉजिटिव आउटकम्स क्या निकल के आते हैं ब्रिटिश रूल में, कुछ पॉजिटिव आउटकम्स की अगर हम बात करें जिस पे हमें कहें कि हाँ ये चीज़ ब्रिटिश की दी गई है, ब्रिटिश की वजह से ये कुछ आउटलुक चेंज हुए हैं, उस पे आते हैं। पहली चीज़ ये कि कॉमर्शियल फार्मिंग, लोगों का जो आउटलुक था वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को लेके था। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जो खेती होती थी वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे होती थी, यानी उतना उसमें मैं बता चुका हूँ कि ज़्यादातर खेती वैसे ही होती थी कि जिससे कि अपना फैमिली चला सके और अपने 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 खर्चे निकाल सके। बट उनके आने के बाद क्या हुआ कि जो फार्मिंग में था, एग्रीकल्चर में, वो आउटलुक लोगों का चेंज हुआ। लोग कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ मूव किए, जिससे बिजनेस भी कर सकते हैं, एज कैश क्रॉप्स उगा सकते हैं। और कंट्रोल ऑफ फेमिन्स, फेमिन्स क्या होता है, जो ऐसी जो आपदाएं आती हैं, अकाल आती है, खाने की प्रॉब्लम आ जाए, ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने कंट्रोल सिस्टम कम से कम डेवलप किया कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया से बढ़िया किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके, तो फेमिन्स पे कंट्रोल हो सके। उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भाई खेती में लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ इंडस्ट्री सेटअप किए थे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किए थे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिली। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कम से कम इतना तो समझ में आया कि लोग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एफिशिएंटली लोगों को समझ में आया। फिर आता है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले हमारे यहाँ कैसा एक्सचेंज सिस्टम हुआ करता था, बार्टर सिस्टम हुआ करता था, गुड्स फॉर गुड्स, कोई सामान लेना है तो उसके बदले कोई सामान देना पड़ता था एक्सचेंज में। लेकिन उनके आने के बाद मॉनेटरी सिस्टम यानी मनी इंट्रोड्यूस हुई, मनी से हम कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। तो ये सारे अगर हम देखें तो कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू हैव गॉट। कोई भी कुछ भी कोई नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई डाउट्स भी हो सकते तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन को सॉल्व